चलो अब अमाइंस पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। बिगनिंग विद, चलो सबसे पहले अमाइंस कुछ एक इस तरीके के क्वेश्चंस है, एक आधा तुम्हें पेपर में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना अमाइंस के, फाइन, वो ये है। द वेरी फर्स्ट थिंग, अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमाइंस जो है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, फाइन। कि अगर हम NH3 में एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन बनाए, राइट, तो आप इसको कहते हो प्राइमरी अमीन। दो हाइड्रोजन हटा दें, आप इसको कहते हो सेकेंडरी अमीन। तीनों हाइड्रोजन हटा दें तो आप इसको कहते हो टर्शरी अमीन, ठीक है, राइट। पहली बात तो अमाइंस होते क्या है। दूसरी बात, इनका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ अमाइंस। इफ आई टॉक अबाउट नेचर ऑफ अमाइंस, तो नेचर तो देखो वैसे तो एम्फोटेरिक है, ठीक है। नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक। किस वे में, ये जो अमाइंस है आप देखोगे ड्यूरिंग द चैप्टर, ये तुम्हें जगह जगह H+ आयन लूज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दे वुड बी लूजिंग H+। अब कोई भी चीज H+ लूज करती है एसिडिक होती है, ठीक। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में इन्हें अरीनियस एसिड भी बोला जाता है। जो चीज H+ आयन यूज करते हैं उसे अरीनियस एसिड बोलते हैं। पर उससे भी ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि अमाइंस जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनर को हम ल्यूइस बेस बोलते हैं, ठीक है। तो अमाइंस अरीनियस एसिड्स है और ल्यूइस बेस है, फाइन। इस वे में मैं कह रहा था कि ये एम्फोटेरिक है, बट प्रीडोमिनेंटली ये बेसिक ही है। बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है ओवर एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इसके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, कि अमाइंस बेसिक है, इनको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाओ, ओके, समझ आई। तो अमाइंस डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया से डेराइव किए गए। प्राइमरी अमीन्स होते हैं, सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, टर्शियरी अमीन्स होते हैं। अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटी में नेचर की बात करूं तो एम्फोटेरिक होते हैं, राइट। एम्फोटेरिक कैसे है, अरीनियस एसिड ल्यूइस बेस है, बट बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है, तो हम इसके बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस ज्यादा करते हैं। अब बेसिक प्राइमरी होगा ना फिर हमारा, नहीं टर्शियरी ये है। सुनो, अब इलेक्ट्रॉन डोनर जो है, चलो अब बात हो ही रही है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यही था इसमें कि अगर मैं बात करूं इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ ही आता है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक अबाउट अमाइंस कर ही लेते हैं इसके बारे में बात। सुनो, अभी हमने पढ़ा कि बेसिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, फाइन। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को मैं मनी डोनेट करने से कंपेयर करूं, फाइन, तो हम ज्यादा पैसे डोनेट कर सकते हैं किसी को, या अंबानी डोनेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली अंबानी डोनेट कर सकता है। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ही हैज मोर। जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा डोनेट कर सकता है, सिंपल, राइट। तो अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ की, एक सिंपल सा लॉजिक है, जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा डोनेट कर सकता है, ठीक। इनमें से सबसे गरीब ये, भले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, पर इससे ज्यादा थोड़ी है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन को और अमीर बना रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे दो लोग हैं जो नाइट्रोजन को और अमीर बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे तीन लोग हैं जो नाइट्रोजन को और अमीर बना रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे रिच नाइट्रोजन कौन सा है, ये वाला, राइट। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो अमीन सबसे पीछे रह जाएगा, अमोनिया 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। प्लस आई फेवर नहीं करता, प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को ही फेवर करता है, वो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, फिर ये और ज्यादा डोनेट कर सकता है। बट
अगर ये बात सच होती, ठीक है, देखो हम में और अंबानी में तो चल गया कंपैरिजन, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ यही फैक्टर होता कि जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा पैसे डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसे डोनेट करते हैं तो उनपे टॉप लिस्ट पे अंबानी का नाम आना चाहिए था, पर अंबानी थोड़ी है, ठीक है, इसका मतलब और भी फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक, तो क्या है, See, both are 2, 1, 3, 3, 2. हाँ जी, ये जो है ना ये बड़ी आइडियल कंडीशंस है, ठीक है, कि हमने सोचा जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक, तो ये वाला चीज जो वैलिड है ये वैलिड है गैसियस फेज में, गैसियस फेज में तो ये वैलिड है कि जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा डोनेट करेगा, लेकिन जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं, aqueous solution में आते ही there are more factors which play their role, okay, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन एनर्जी, स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट तो था ही, ठीक है, तो इसमें अब हम इतने सारे फैक्टर्स एक साथ अप्लाई करें, ठीक, अगर हम इतने सारे फैक्टर्स एक साथ अप्लाई करेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा लर्न कर लें व्हिच विल हेल्प अस क्रैक सम क्वेश्चंस। बस एक बोलना बंद करो इधर सुनो सर आप प्लस आई फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? ये इंडक्टिव इफेक्ट ये होता था कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं अपने दूर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो दूसरे ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं जैसे कार्बन के साथ में क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, लेकिन यही अगर मैं कार्बन के साथ CH3 लगाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन कर देता है, ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, ये होते थे। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें ये याद करना, 213 231 213 231, ठीक है, अगर मिथाइल अमाइंस के बारे में बात हो रही तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। लेकिन अगर इथाइल के बारे में बात हो रही तो 2 डिग्री वाला तो यहां पे भी सबसे आगे आ रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पे आ रहा है 3 डिग्री वाला, लास्ट में आता है ये। दूसरी चीज, हम कभी कभी क्वेश्चन में लिख के देते हैं कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कभी कभी लिख के देते हैं अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीकेबी वैल्यूज, ठीक है, एसिड्स के लिए पीके वैल्यू चलती है, बेसिस के लिए पीकेबी वैल्यू चलती है, एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैंने आपको कहा है कि इन तीनों को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाओ तो ये सबसे आगे आएगा, ये सबसे दूसरे नंबर पे और वो सबसे पीछे, लेकिन यही क्वेश्चन होता कि इनको पीकेबी वैल्यूज में अरेंज करो तो इसका उल्टा, उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पे इसकी सबसे कम, तो पीकेबी इज इनवर्स ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक, यहां तक समझ आता है? श्योर। अब इसके पहले रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड? बेसिक स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है ये कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथेन अमाइन, ठीक है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एरोमेटिक अमाइंस हैव ग्रेटर पीकेबी वैल्यू देन एलिफैटिक अमाइंस, ठीक है, कि एनिलीन कम बेसिक है, एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमाइन, एनिलीन लिखूं या फिर एरोमेटिक अमाइन लिखूं एक ही बात है, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, वेरी लेस, ठीक, क्यों कम है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में घूम रहा है अंदर, ओके, तो इसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस। और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या था? बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही ये था जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं सकता तो लेस बेसिक। यहां तक समझ आता सब लोगों को? ग्रेट। तो बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन जरूर क्रैक हो सकते हैं, राइट, इजीली। बाकी
ये वाला रूल तो वैलिड है ही थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि एसिडिक स्ट्रेंथ में हम देखते हैं कि या फिर ऐसे ना लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं कि जो ये वाले ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक, ये उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। अगर ये उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो तो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो माइनस आर ग्रुप्स जो होते हैं ना बेटा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। और जो प्लस आर ग्रुप्स है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये ठीक, गुड विद दिस, ग्रेट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक रूल है, ये सेम रूल आपका यहाँ पे भी लगता है अमाइंस में, ये सेम रूल कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी लगता है, और ये सेम रूल अल्कोहल्स में भी लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स में हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते थे, अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते थे। फाइन, तो सुनो, क्वेश्चन है सर इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर ये भी हो सकता है ना कि एनिलीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ वो रेजोनेंस शो करता है, और इथेनमाइन जो है एनिलीन में सॉरी ऑक्सीजन कार्बन के साथ हाँ। इथेनमाइन ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर भूल गए, ठीक है, बताता हूँ। कुछ रटा है लेकिन आंसर पता है, क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, बताता हूँ क्या है। हाँ जी, तो पहले तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये रूल हमने एनीवेज हर टाइम याद रखना है, ओके, ठीक। एक क्वेश्चन होता है, हाँ जी, वो 2-1 या 2-3-1 के वैल्यू का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करते हैं, स्ट्रक्चर बना देता हूं तुम्हारे लिए। कहीं भी एसिडिक होता है। एक सेकंड, पीजीबी मतलब एसिडिक, लेस बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा। अगर मैं कहूँ ये कंपाउंड ए है, ये बी है और ये सी, सी नहीं उल्टा, बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे ज्यादा पहले चलो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाओ, फिर उसका रिवर्स कर लेंगे हम। पीकेबी बेसिक स्ट्रेंथ में ही सबसे आगे होगा। ए सबसे आगे और सबसे ज्यादा बेसिक ये है, दूसरे नंबर पे ए, तीसरे पे वो। नहीं, लीस्ट बेसिक ये होना चाहिए। लीस्ट बेसिक बोले तो क्या था, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, लीस्ट बेसिक ए। लीस्ट बेसिक ये होना चाहिए। अभी तो क्या था, मोस्ट बेसिक ए होना चाहिए। एक सेकंड सर, जो लोन पे डोनेट कर, जो एक्सप्रेस डोनेट कर दे वो एच एसिड प्लस नहीं, लोन पे लोन पे वो एसिड होता है। बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस होता है, ठीक। सर बी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बी सी एच है, बी सी ए। इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है ये। जो कोई बोझ नहीं है। रीजन कि इसके और इसके इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में घूम रहे हैं बेंजीन रिंग में, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रेजोनेंस में, वो तो डोनेट कर सकता है। समझ आई?
तो सबसे ज्यादा बेसिक, अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना होता तो मैं सी को सबसे पहले लिखता, दूसरे नंबर पे लिखता बी को और लास्ट में लिखता ए को। यार देखो इन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बेंजीन में रेजोनेंस में घूम रहे हैं, पर एटलीस्ट वो इससे ज्यादा अमीर है, उसके दूसरी तरफ एक प्लस आई ग्रुप लगाओ। ठीक, समझ आए? अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो पी के बी का ऑर्डर क्या होगा? समझ आई? ठीक, ये बेंजाइल अमाइन है, बेंजीन के ऊपर CH2 को बेंजाइल बोलते हैं, और ये एरोमेटिक अमाइन में नहीं आता है। ये दोनों एरोमेटिक अमाइंस में आते हैं, वो एरोमेटिक अमाइन में नहीं आता है। ठीक है, समझ आई? श्योर? आगे बढ़ते हैं। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन। फाइन, ठीक है। चलो एक इसका सी पार्ट भी अभी कर ही लेते हैं। Aniline on acetylation stops activating benzene ring. खुद रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम वो तो उसका AnCl3 वाले का बता रहे हो, सबका यही हाल है, सबको आंसर आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं पता कहाँ लिखना है। ठीक है, सुनो क्वेश्चन ये था, ये रीजनिंग क्वेश्चंस का सी डबल बॉन्ड OH आ जाता है तो फिर वो ऊपर रेजोनेंस होनी शुरू हो जाती है। Yes. एनिलीन की अगर हम एसिटाइलेशन कर दें, मतलब इस पे अगर हम एसिटाइल ग्रुप लगा दें तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करना बंद कर देता है। क्या मतलब है? बेंजीन को एक्टिवेट करना मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना। देखो जब एसिटाइल ग्रुप नहीं था तो ये एनिलीन के लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करते थे। ठीक है, अब जब एसिटाइल आ गया जिंदगी में, ठीक है, तो जब कोई बेटर आ गया तो फिर इससे कौन बात करे दोबारा? ठीक है, जब बेटर मिल गया तो फिर पुराने वाले पे क्यों जाए, है ना? बहुत ही सिंपल सा। अब हमें बस ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो बेटर क्यों है, राइट? अगर आप यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा ऑक्सीजन पे, which is electronegative and stable with a negative charge। दो बनेंगे, तो भले ही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इसके 5 से ज्यादा स्टेबल बनेंगे। वो क्वांटिटी और क्वालिटी। यस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मैं तो क्वांटिटी से और क्वालिटी पे बिलीव करता हूं, खाना ज्यादा होना चाहिए चीज। ठीक, चलो अच्छा, बस एनीवेज समझ आया? तो भले ही यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पे सिर्फ 2, ये 2 ही उस 5 से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला गया कार्बन पे, कार्बन इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड नॉट स्टेबल विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक, वेयरएज यहाँ पे नेगेटिव आया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड स्टेबल विद अ नेगेटिव चार्ज। ओके, यस, ठीक, ग्रेट। अब बढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ठीक है, वो एरोमेटिक के केस में होता है। इन जनरल अगर मैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो देखो यार, प्राइमरी अमीन्स जो है ना वो सबसे इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इनके रीजंस क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का वो बॉइलिंग पॉइंट का जनरल रीजन होता था सरफेस एरिया और मेल्टिंग पॉइंट का होता था क्लोज पैकिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में आता है, क्योंकि भले ही आपको किसी चीज को बॉयल करना हो या मेल्ट करना हो, दोनों में ही आपको मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना है। ठीक है, अगर आपने दोनों में ही मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना है तो और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, फाइन, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो उनको अलग अलग करना मुश्किल होगा। फाइन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आके यही तो कर देता है, मॉलिक्यूल्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देता है, फिर इन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ेंगे। ओके, तो प्राइमरी अमीन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्टी से होने लगती है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लगती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफिकल्ट सी हो जाती है। टर्शरी अमाइन कहां करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये सबसे पीछे रह जाता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। फाइन, ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस की प्रिपरेशन के बारे में बात करें
सबसे पहले हॉफमैन्स इमोनोलिसिस, हॉफमैन ब्रोमोलिनेशन अलग है और एमोनोलिसिस अलग है। यस। हॉफमैन्स इमोनोलिसिस ये होता है कि हम एमोनिया लें और उसमें ये डाल क्लोरोमीथेन, ठीक। अगर आप लोगों को याद हो, आपको कुछ ऐसा पढ़ाया गया था कि जैसे सोनू के टीचू की स्वीटी है ना, वैसे ही नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का क्लोरीन, वे नहीं हुए तो पूछा नहीं पूछा फिर से ये कौन सा है? ये सी सीरी को बोला अरे फिर शुरू हो गया, चुप हो जाओ, जैसे चुप हो सीरी जाओ। गो बैक, साइमन गो बैक से सीरी गो बैक कर दिया। चलो एनीवेज, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का क्लोरीन, ठीक है। हम इस चैप्टर में ये बहुत बार देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक। तो हॉफमैन्स इमोनोलिसिस, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, वन ऑफ द टेस्ट भी तो होता था इसी के ऊपर, वो Inchberg test अभी आएगा। सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इसमें एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन्स, ठीक है, वो आपको क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे खत्म ही नहीं होगा, 1 to 3 डिग्री में आता रहता है। यस Yes. यस। तो क्या होगा कि एक और हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के साथ चला जाएगा, फिर एक बार और लिखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन चला जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम ये लिखेंगे, दिस मेथड इज नॉट अ suitable method to prepare primary amines because in this reaction the reaction does not stop at primary amines, the primary amines further react with chloromethane या chloroalkane to form secondary, tertiary and quaternary ammonium salts, ठीक है। कई पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आपने जो लास्ट पेपर किया उसमें थोड़ा चेक कर लो। ये हां ठीक है। ये एक मेथड तो है, सबसे पहला मेथड है ये हॉफमैन्स इमोनोलिसिस। दूसरा मेथड कि हम नाइट्रो एल्केन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, NiNH4 इट विल फॉर्म अमाइन, ठीक है। अब यहां पे बड़ा ही पंगा है, ठीक, कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे। NiNH4 ना हर जगह नहीं चलता, 10HCl हम इसमें बेटर यूज करें 10HCl, और उससे भी बेटर है अगर हम FeHCl यूज कर पाए। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस, अभी ऊपर लिखा हुआ था क्योंकि ये अपने आप HCl में प्रोड्यूस Yes. होता है, इकोनॉमिकल रीजन आता है। FeHCl is the best reagent to convert nitrobenzene to aniline। अगर हमें नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो ये रिएजेंट को हम बेस्ट रिएजेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कैसे कर रहा है, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। दूसरी बात, अब इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें HCl चाहिए, ठीक, और मोस्टली रिएक्शन हम एक्वा सॉल्यूशन में कराते हैं, ठीक। तो एक्वा सॉल्यूशन में होता ही है कि जैसे ही आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो ये बना लेता है FeOH वोल्ट वाइस और HCl। तो HCl ना इस रिएक्शन में अपने आप ही बन जाता है, हमें बहुत ज्यादा HCl डालने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइन, तो हमें बहुत ज्यादा HCl डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये कहीं ना कहीं हमें कमर्शियली बेनिफिशियल, ठीक है, इट हेल्प्स, समझ आए। तो दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्रोएल्केन्स टू एनिलीन। because HCl produces itself in this reaction, so the better unique effect. Well, दिया हुआ मैंने इसका लिखा हुआ रीजन, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चंस तुम्हें भेज दो के आंसर सुनो, ठीक। थर्ड, हम साइनाइड्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं इनको, ठीक है, साइनाइड्स या फिर नाइट्राइल्स, इनको रिड्यूस कर लो। इसमें आप हाइड्रोजन डालो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या NiNH4 डालो, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस विल प्रोड्यूस CH2NH2, ओके। इसको फर्दर करेंगे रिड्यूस तो डायरेक्ट NH2 आ जाएगा, एक कार्बन हो जाएगा ना, स्टेप डाउन। नहीं नहीं नहीं, वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन,
इसमें नहीं है। उसका इसको क्या अमाइड में कन्वर्ट करके करेगी तब होगा। साइनाइड का ऐसा सीन होता था, साइनाइड से ना 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते थे। अगर हम इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज, हाँ, अगर हम इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होने देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर हम इसको पार्शियली हाइड्रोलाइज होने देंगे तो ये अमाइड बनाएगा, जो कि हमारे कन्वर्जन्स में बहुत ही काम आने वाला है। एंड अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये अमाइन बनाएगा। यही इंपॉर्टेंस है साइनाइड की, और ये बहुत ज्यादा काम आता है कन्वर्जन्स में स्पेसिफिकली। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो NO2 बन जाएगा। इसको हाँ। यस। सुनो, तो पहले तो बात करते हैं द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें? ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन। क्या है देखो, एल्केन के साथ होता है क्या? नहीं, अमाइड सी डबल बॉन्ड हो गया ब्रोमीन, रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोम अमाइड। तो ये समझो ब्रोमीन और अमाइड तो चाहिए, ठीक है? तो ब्रोमीन और अमाइड तो चाहिए, ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन। ओके, ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन मतलब डिसोसिएट होना, टूटना। डिग्रेड होने का तो यही मतलब है, टूटना। इसमें से ये CO गायब कर देंगे, CH3NH2 बनेगा। स्टेप डाउन रिएक्शन है, ठीक है? स्टेप डाउन रिएक्शन टू प्रोड्यूस अमाइंस, जिसमें एक कार्बन कम। फाइन, ये हम लोगों ने करके देखा कि बहुत ज्यादा ये कन्वर्जन्स में तो भर भर के यूज होता है, ABCD टाइप क्वेश्चंस में भी बहुत यूज होता है। फाइन, द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वन ऑफ द नेम रिएक्शंस। सबसे पहले थैलेमाइड, ये इसमें हम रिएक्शन कराते हैं KCl का। इसमें सल्फर नहीं होता? नहीं, नहीं, मुकेश हिंसबर्ग में होता है। हिंसबर्ग में होता है। बहुत बुरा है। देखो सिंपल है, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को क्लोरीन पसंद है तो H और Cl तो चलेगा, यहाँ पे K+ आ गया। अब यहाँ पे हम डालते हैं हेलो एल्केन, ठीक? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये CH3 K+ की जगह आ जाएगा। NCH3 KCl। अब मेरी बात सुनो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। यहां से कभी कभी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की एक लिमिटेशन ये है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकता, ठीक है? यार यहाँ पे हेलो एल्केन था तो क्लोरीन अलग हो गया, CH3 यहाँ आ गया। यहाँ पे अगर मैं हेलो एरीन डालता तो पार्शियल डबल तो हो ही ना पाता। ये हेलो एरीन में तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटता ही नहीं, तो यहाँ पे एरोमेटिक चीज कभी आ ही नहीं सकती थी। और यही रीजन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में एरोमेटिक अमाइंस नहीं बन सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लूंगा हेलो एरीन लूंगा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। फाइन, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसकी प्राइमरी फॉर्म। यस, तो यहाँ पे अगर मैं इथेन क्लोराइड ले तो भी यही होगा। प्राइमरी अमीन क्या होता है? देख, चाहे यहाँ पे आप C2H5 ले लेते हैं, नो इश्यूज। उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड्स इस तरीके से टूटते, नाइट्रोजन के हिस्से 2 हाइड्रोजन आते हैं। फाइन, अब नाइट्रोजन के हिस्से अगर 2 हाइड्रोजन आएगा तो बेटा क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे CH3 था या C2H5 था? प्राइमरी अमीन ही तो बन रहा, ठीक? साथ में बनेगा थैलिक एसिड, ये, ठीक? This is Gabriel thalamide synthesis with 2 limitations. One, aromatic amines can't be prepared. Second, only primary amines can be prepared, no secondary or tertiary amines. तो इधर लास्ट टाइम पे जवाब देंगे तो पूरा वही। हाइड्रोलिसिस हुआ, नाइट्रोजन के पास H और H आया, इसके पास और इसके पास OH आया, ठीक है? ये बन गया थैलिक एसिड।
These are methods to prepare amines. Easy? ले लो अपनी जो वीडियो से ले लेना। हाँ ठीक है। ठीक। चल ये नोट्स में डाल के सब भेजा हुआ है। नोट्स में सिर्फ रीजनिंग सवाल उन्हें बना जो क्लास में मैंने पढ़ा है नहीं। नहीं चलिए सुनिए, वेरी वेरी इजी, रिएक्शंस। अगर मैं इसके रिएक्शंस की बात करूं अमाइंस के, वेरी वेरी इजी रिएक्शंस। 3-4 यस, बहुत ज्यादा रिएक्शंस है ही नहीं। पहले तो वही नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का क्लोरीन वाले रिएक्शंस, ठीक, कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्राइमरी अमीन लिख देता हूँ C2H5NH2, इसमें मैं CH3CL डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ से H यहाँ से Cl, कुछ अलग थोड़ी है, हॉफमैन से मोनोलिसिस ही तो है ये, ठीक है। लो प्रिपरेशन में ऐसे लिख रहे हैं। अरे तो रिएक्शन में भी तो आएगा प्राइमरी अमीन ऐसे रिएक्ट कर रहा है। एसिटाइलेशन, इसमें मैं ये डालूंगा एसिटाइल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड लग जाएगा क्लोरीन बाहर। ये बेंजोइलेशन, इसमें पूरा बेंजीन का बेंजीन लो। यस, भाई मैंने क्या बोला ये जो हमने बेंजोइलेशन करी है ना बच्चों, ऑल्दो नॉट इन सिलेबस नाउ, ये एक नेम रिएक्शन होता था पहले, इसी रिएक्शन को हम बोलते थे इसी नाम से, स्ट्रॉटन-बॉर्मन रिएक्शन। दिस यूज्ड टू बी अ नेम रिएक्शन, नाउ नॉट इन सिलेबस, स्ट्रॉटन-बॉर्मन रिएक्शन, ठीक है, फाइन, इजी। नेक्स्ट, अच्छा ये वाले जो 3 रिएक्शंस है ये तीनों एनिलीन के लिए भी वैलिड है, ओके, मतलब मैं कौन बोली मतलब यहाँ पे बेंजीन के लिए, ठीक। नेक्स्ट, एक तो ये रिएक्शन है। सेकंड, कार्बाइल अमीन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइंस। ये हमारा ये वही है ना सल्फोनेट सल्फर वाला नहीं, नहीं वो हिंसबर्ग है। ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस के लिए एक टेस्ट है कि हमारे पास कोई भी प्राइमरी अमीन है, हम उसका रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, अच्छा HCl निकल जाएगा। it gives us foul smell of isocyanide। तो किसी भी चीज का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करो और आपको फाउल स्मेल आने लगे तो दैट मींस द गिवन सब्सटेंस इज अ प्राइमरी अमाइन, ओके, ठीक। नेक्स्ट, हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट में हम इन 3 को डिस्टिंग्विश करते हैं बाय एडिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हमने पढ़ा है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का क्लोरीन, पर यहां तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एक टेस्ट ट्यूब में तो रिएक्शन ही नहीं होगा, फाइन। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, H और Cl आपस में चले जाएंगे, बचा क्या, इन 2 टेस्ट ट्यूब्स में पीपीटी बनेगा, एक सॉल्युबल होगा। यस, ये एक में जो पीपीटी बना वो सॉल्युबल इन एल्कली, क्योंकि इसमें अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज अ पीपीटी सॉल्युबल इन एल्कली। तो ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि यहां पे तो अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस इज अ पीपीटी इनसॉल्युबल इन एल्कली। हाइड्रोजन बॉन्ड से लेना देना है इसको। नहीं फिर यार, बेस में एसिड तो अट्रैक्ट होता ही होगा ना, सिंपल, फाइन।
गुड विद दिस? ठीक। नेक्स्ट, डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। यस। अब डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन जो है ये सिर्फ एनिलीन पे काम करता है, एलिफैटिक अमीन्स पे ये रिएक्शन काम नहीं करता। अब यहाँ पे अगर आपको डायएज़ोटाइजिंग रिएजेंट NaNO2 HCl लिखा मिले या फिर सिंपली HNO2 भी लिखा मिले, टेम्परेचर कंट्रोल्ड 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या बनाएंगे? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये अब ये बेंजीन के साथ ही स्टेबल हो पाता है, क्योंकि बेंजीन के साथ तो ये फिर भी रेजोनेंस बना लेता है। ठीक है, वैसे तो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, नाइट्रोजन बीइंग अ सुपर लीविंग ग्रुप छोड़ छोड़ के भाग जाता है। ठीक, पर बेंजीन के केस में भले ही 0 से 5 डिग्री से थोड़ा स्टेबल तो है। यही अगर मैं एलिफैटिक कंपाउंड्स में ट्राई करूं तो ये इतना भी स्टेबल नहीं है। आप यही रिएक्शन करने की कोशिश करोगे, अल्कोहल बन जाएगा, अमाइन ये डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। फाइन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड नॉट डायज़ोनियम सॉल्ट, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। पर वो हमारे लिए बड़े काम की चीज है। हमारे लिए क्यों काम की चीज है? दुनिया जान गया। बेंजीन से रिलेटेड मोस्टली कन्वर्जन आप कर सकते हो अगर आप यहां पहुंच गए। अगर आपको कन्वर्जन में एनिलीन दिया हुआ है तो वो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए, क्योंकि एनिलीन को आप बहुत इजीली डायज़ोनियम सॉल्ट बना लोगे और आगे फिर जो मर्जी करो। इसमें अगर आप HCl डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्लोरोबेंजीन, जिसको आप सैंडवेयर्स रिएक्शन बोलते हो, HBr डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr2, वो भी इसी में ही आता है, सैंडवेयर्स रिएक्शन। इसमें जब पाउडर डाल देंगे तो यस, सेम रिएक्शन में अगर हम कॉपर पाउडर डाल दें तो इसी कॉपी रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। इसी में अगर हम Ki डाल दें, फॉर्म कर दें आयोडोबेंजीन। इसी में अगर हम HBF4 डालें, फ्लोरोबेंजीन। इसमें H3PO2 डाल देते हैं, बेंजीन। इवन इथेनॉल के साथ भी यही रिएक्शन शुरू है। ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक, OH कैसे बनता है? KOH के साथ बॉन्ड करेंगे तो ये फिनॉल बनाएगा। ठीक, अगर इसमें मैं कॉपर साइनाइड डालूंगा तो ये साइनोबेंजीन बनाएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा था साइनाइड से 3 और चीजें बनाई जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट। क्या है वो 3 चीजें? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसको पूरा हाइड्रोलाइज होने दूंगा तो बेंजोइक एसिड बनाएगा। मैं इसको पार्शियली हाइड्रोलाइज करूंगा तो ये बेंजामाइड बनाएगा। C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH ऊपर था। और अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो ये बेंजाइल अमाइन बनाएगा। अगर हमें ये मिले साइनोबेंजीन और हमें कहे यहां से एनिलीन बनाओ, तो ये देखो यहां से ये बनाया पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे, उसके बाद करी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यहां से C हो जाएगा, वापस एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, ये अच्छा। इसके अलावा ये यूज होता है कपलिंग रिएक्शन में, डाई टेस्ट, जो कि एनिलीन और फिनॉल इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ करता हूं, क्या बनेगा? ये देखो, यस, फिनॉल और एनिलीन ये दोनों डाई टेस्ट शो करते हैं। इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं वैसे। यहां से H जाएगा, यहां से Cl, यहां से H जाएगा, यहां से Cl। इट फॉर्म्स एजोडाई। यस,
यहाँ पे येलो डाई और एनिलीन के केस में ऑरेंज डाई। फर्क क्या पड़ता है, रिएक्टेंट तो सेम है। एक में एनिलीन है, एक में फिनॉल है। ऑरेंज। ठीक, तो डाइजोनियम सॉल्ट ये वाले रिएक्शंस भी देता है। ठीक, ये फिनॉल से रिएक्शन करूंगा तो येलो डाई, हाँ एनिलीन से रिएक्शन करूंगा तो ऑरेंज डाई। ये ठीक, तो है ये इतने काम की चीज। राइट, तो भले ही अनस्टेबल चीज है लेकिन इससे हम कहीं भी घुमा सकते हैं इसको। ओके, गुड विद दिस। ठीक, तो रिएक्शंस अमाइंस के यहाँ पे आके खत्म होते हैं। बचे कुछ हम एक बार रीजनिंग क्वेश्चंस करते हैं। ओके फाइन, बस खत्म हो जाता है। ओ इसके पीछे रोते रहते हो कि सर अमाइंस नहीं आता। हाँ जी, रीजनिंग क्वेश्चन में ये डिस्कस हो गया कि एनिलीन कम बेसिक होता है। ये भी डिस्कस हो गया कि अगर एसिटाइलेशन कर दे तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने बंद कर देता है क्योंकि एसिटाइल बेटर है। ठीक, ये डिस्कस हो गया। FeHCl is the best reagent to convert क्योंकि उसमें HCl अपने आप बनता रहता है। ठीक है, Hoffman's hemolysis is not a suitable method to prepare primary amines, डिस्कस हो गया। Gabriel's हैलोमाइड सिंथेसिस से आप एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते, टर्शियरी अमाइंस नहीं बना सकते, ये डिस्कस हो गया। इसका रीजन लिखेंगे क्या एग्जैक्ट? भेजे मैं तुम्हें उसको दिखा दूं तुम्हें एग्जैक्ट इसमें क्या लैंग्वेज आएगी, वो सब तुम्हें रीजनिंग क्वेश्चन में लिख के दियो। ठीक, यहाँ पे तो आया नहीं है हमारे पास। ALCL ये दो क्वेश्चन बचे सिर्फ। और दोनों का रीजन तो सेम नहीं, दोनों का रीजन बिल्कुल भी सेम नहीं है। एनिलीन डजंट गिव फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वो ALCL3 के साथ खुद रिएक्ट कर देते हैं और एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाता है। दो आंसर्स मिक्स मत करो। क्वेश्चन ये था कि एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। देखो यार, हम लोगों की उम्मीद थी एनिलीन से कि हम एनिलीन में डालेंगे CH3Cl और AlCl3, बन जाएगा। फिर वो होगा ये कि AlCl3 Cl माइनस खींचेगा, CH3 प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, चुपचाप तो और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो जाके एनिलीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ये थी हमारी उम्मीदें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये उम्मीद रखते हैं हम, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ये जो हमने ल्यूइस एसिड डाला जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो ल्यूइस एसिड है। ठीक, हमें लगा था कि हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये Cl से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट एक्चुअल में ये तो एनिलीन के साथ ही जुड़ के बैठ जाता है। द ल्यूइस एसिड डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ। ऐसा इसका होता है कि AlCl3 डेफिशिएंट है। AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक, तो कहते यार तू उससे क्यों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एनिलीन से ही ले लेना, बात खत्म। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम तो वो क्या ही करेगा, उसने क्या किया, एनिलीन के साथ ही सॉल्ट बना लिया और रिएक्शन यहीं पे रोक दिया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ये बचा कि अगर आप एनिलीन की नाइट्रेशन करोगे तो बहुत सारा मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जबकि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये इतना सारा मेटा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? पैरा प्रोडक्ट बनता है 51%, 51 47 3 ठीक है, सही है। थोड़ी सी मैथ्स कर ही लेता बेटा। अब बचेंगे सिर्फ 2% का स्कोप है, 3% कैसे बन जाएगा? चलो, एक डिसीजन तो तेरे को डेली बेसिस पे अच्छा लगता होगा अपना कि तूने बायो ले ली। हाँ जी,
पढ़ लेता सर मैथ्स, कम से कम बीटेक तो मिल जाता। सर नहीं पढ़ता, जिनके पास है हम भी नहीं पढ़ते मैथ्स तो। फिर भी अच्छा सुनो, ये इतना सारा मेटा प्रोडक्ट क्यों बना? द आंसर इज कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन हमने बहुत सारे एसिड्स यूज करे। यू कैन सी वी हैव यूज्ड H2SO4, वी हैव यूज्ड HNO3। तो एनिलीन H+ के साथ रिएक्ट करके बना देता है एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, एनिलीन रिएक्ट करके बनाता है एनिलीनियम आयन व्हिच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन बहुत सारा मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक,